नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिल रहे हैं निःशुल्क टेस्ट पेपर। कलाम कोचिंग क्लासेज, उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज, बूस्टर एकेडमी, क्वालिटी एजुकेशन के निःशुल्क ऑफलाइन टेस्ट पेपर आपको इस चैनल के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। और आज हमारा 3 नंबर टेस्ट पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं। एक बार इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितने शानदार, जानदार और मजेदार तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को करते हैं। कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, किस प्रकार पटवार के एग्जाम में क्वेश्चन आए, किस प्रकार 4th ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आए, जेल प्रेरी के एग्जाम में आए, यानी अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार वर्तमान में क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आधार पर है, और उससे थोड़ा उच्च लेवल के भी क्वेश्चन हमें करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 नंबर टेस्ट पेपर नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। राठौड़ वंश के किस राजा की रानी ने, राठौड़ वंश, सबसे पहले तो क्या आया, राठौड़ वंश आया, और उसके बाद कह रहा है कि किस राजा की रानी ने चांद बावड़ी, किसका निर्माण, चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उस रानी का नाम है। उस रानी का नाम क्या था, चांद कंवर था। क्या था नाम है, चांद कंवर था उस रानी का नाम। किसकी रानी हुआ करती थी चांद कंवर, तो चांद कंवर रानी हुआ करती थी राव चुंडा की। किसकी, राव चुंडा की रानी हुआ करती थी। तो राठौड़ वंश के कौन से शासक हो गए, राव चुंडा, जिनकी रानी ने, कौन थी रानी, चांद कंवर थी, जिन्होंने क्या किया था, चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। क्या किया था, चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। और ये क्वेश्चन हमें यही पूछा गया कि राठौड़ वंश के किस राजा की रानी ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। क्या राव सिंहा की रानी ने करवाया, राव चुंडा की रानी ने करवाया, राव रणमल की रानी ने करवाया, या राव जोधा की रानी ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली, एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए पूरी व्याख्या, साथ के साथ आपको व्याख्या भी करवाई जाएगी। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ ही चुका है दोस्तों। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना था तो आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए, राव चुंडा की बात करें, अपने साहस और कूटनीति से मंडोर पर अधिकार किया था, और मंडोर पर अधिकार करके मंडोर को क्या बनाया था दोस्तों, मंडोर को बनाया था राठौड़ों की राजधानी। क्या बनाया था, राठौड़ों की राजधानी बनाया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि राठौड़ों की राजधानी मंडोर को किसने बनाया था, मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया था। तो आप करके आओगे क्या करके आओगे, राव चुंडा। क्या करके आओगे, राव चुंडा करके आओगे। और देखिए उसके बाद उसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी कहां पर है, जोधपुर में, का निर्माण करवाया था। तो यह हो चुका है हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, घूघरी केवड़ा लालर क्या है, घूघरी केवड़ा लालर क्या है। आपको मिलते हैं 2 सेकंड, 2 सेकंड में आप इसका आंसर सोच लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो देखिए, लोक नृत्य आएगा क्या, लोकगीत आएगा क्या, लोकनाट्य आएगा क्या, या फिर वाद्य यंत्र आएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना तो आपका सही आंसर है। आज हम जितने भी क्वेश्चन करें ना, चाहे कितने भी क्वेश्चन करें, जितने क्वेश्चन करते हैं, आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 40 में से कितने हुए, 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जितने करें ना, कमेंट करके बताना। आपको 2 सेकंड मिलेंगे, या आप वीडियो को रोककर या क्लास को रोककर आंसर देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा आपके सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। साथ के साथ आपको अपने लेवल का भी पता चल जाएगा। ये देखिए
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कुरुंजा, पीपली, रतन राणो, मुमल, घुघरी, केवड़ा आदि क्या है, ये लोकगीत है। कौन से क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य गीत की बात करें तो पटेलिया, बिछिया, लालर, माचर, नौखिला, थारी, उंटारी, असवारी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही थारी, उंटारी, सवारी देगा ना तो आप क्या सोचोगे, पश्चिमी राजस्थान सोचोगे। क्या सोचोगे दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान सोचोगे, और वो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मेवाड़ क्षेत्र का है। कौन से क्षेत्र का, ये मेवाड़ क्षेत्र का है। कक्षा 10 की पुस्तक में आपको दे रखा है, लोकगीत वाले चैप्टर में थारी, उंटारी, सवारी मेवाड़ क्षेत्र है। नावरी, असवारी, शिकार गीत, ये सारे मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीत है। बोले तो एक बार फिर से बोल दीजिए, पटेलिया, बिछिया, लालर, माचर, नौखिला, उंटारी, असवारी, नावरी, असवारी और शिकार, ये किसके हैं, मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीत हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बड़ा शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन है। इस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो देखिए आप किस प्रकार करोगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। देवनारायण भगवान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह हमें बताना है। सबसे पहले इसको अंडरलाइन कीजिए, कथन सही बताना है। फिर देखिए पूछा किसके बारे में गया, देवनारायण जी के बारे में पूछा गया, तो देवनारायण जी को भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए इनके बारे में क्या क्या कथन दे रखे हैं। नंबर 1 कथन देखिए, इनका मुख्य पूजा स्थल आसींद भीलवाड़ा में। कहां पर दे रखा है, आसींद भीलवाड़ा में दे रखा है। एकदम सत्य बात है, एकदम सत्य बात है दोस्तों। 1 नंबर तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा कथन है, सही है, तो सही हो गया हमारा। क्या आगे कूट दे रखे हैं, चलिए देखते हैं। एक बार सही है उनके निशान लगा लीजिए। फिर देखिए, भाद्रपद कर्षण सप्तमी को मेला लगता है। भाद्रपद कर्षण सप्तमी को मेला लगता है, गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि कर्षण नहीं, क्या आएगा यहां पर है, शुक्ल आएगा। क्या आएगा, शुक्ल आएगा, यानी इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। ये क्या हो जाएगा सही, तो यहां पर कर्षण दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि यहां पर क्या आना चाहिए था, शुक्ल आना चाहिए था। क्यों, यहां पर 3 नंबर कथन देखिए, इनके मुख्य अनुयायी गुज्जर जाति के होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, गुज्जर जाति के क्या होते हैं, इनके अनुयायी होते हैं। फिर देखिए, इनकी फड़ में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही दे रखा है, देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी भी यहां पर क्या दे रखा है, सही दे रखा है। यानी हमें कथन सही पूछा तो कथन सही पूछा तो ए सी डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और बी यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, देखते हैं। यहां पर बी कैसे है, तो दोस्तों ये बी को कट कर लीजिए। क्या आएगा यहां पर है, यहां पर दोस्तों ये बी नहीं, क्या यहां पर सही नहीं है, ऐसे कर लीजिए। फिर सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, क्योंकि यहां पर है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है, न कि कर्षण सप्तमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहां पर व्याख्या देख लीजिए, पूरी व्याख्या। अगर आपको पूरी व्याख्या देखनी है तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। देखिए यहां पर देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुज्जर के क्या थे, पुत्र थे, जिनका जन्म 1243 ईस्वी में होता है। इनका पूजा स्थल आसींद भीलवाड़ा में, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। प्रमुख अनुयायी गुज्जर होते हैं। देव जी की फड़ और देव जी और बगड़ावतों के संबंध काव्य बगड़ावत के द्वारा गायन किया जाता है और इनका यशोगान करते हैं। ठीक है, क्यों दंती है कि हर रात 3 पहर, हर रात, इसको स्टार लगा लीजिए, हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होती है। इतनी बड़ी लंबी इनकी फड़ होती है। और कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक होता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र। कौन सा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र किनके द्वारा, प्यारे विद्यार्थियों, भोंपो के द्वारा बजाया जाता है। किनकी फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कमेंट करके मुझे बता दीजिए।
रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है, यह तो बता दिया मैंने। अब आपको कमेंट करके बताना है कि किनकी फड़ का वाचन करते समय रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये लीजिए, पशु परीक्षर के एग्जाम में, सीईटी के एग्जाम में, 4th ग्रेड के एग्जाम में जिस क्वेश्चन ने भोकाल मचाया था वो ये क्वेश्चन आ चुका है। जीर्ण माता का निर्माण, जीर्ण माता मंदिर है ना, यहां पर मंदिर आएगा। जीर्ण माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जीर्ण माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अल्लट ने करवाया, पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया, या हट्टर ने करवाया था, या रज्जिल ने करवाया था? कक्षा 10th की पुस्तक में एकदम साफ साफ शब्दों में लिख रखा है कि जीर्ण माता मंदिर का निर्माण हट्टर ने करवाया था। किसने करवाया था? हट्टर ने करवाया था। और कब करवाया था? 1121 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1121 ईस्वी में करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कटप्पा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है ये? जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। और 4th ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था कि जीर्ण माता मंदिर कौन से शहर के निकट बना हुआ है? तो सीकर जिले के निकट बना हुआ है। रेवासा ग्राम सीकर में, रेवासा ग्राम सीकर में इसकी पहाड़ी की तलहटी पर जीर्ण माता मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आ चुका है हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहां पर 1121 में मोहिल के हट्टड़ के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यहां पर अष्टभुजी प्रतिमा है, इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई 100 वर्षों से क्या है? प्रज्वलित है दोस्तों। और माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योति की विशेषता, ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो चुका है वीडियो एग्जाम के लिए, लगा लीजिए इसको स्टार। दिल्ली के चौहान राजाओं के द्वारा क्या की गई थी? शुरू की गई थी। कक्षा 10th की पुस्तक है ना, उसकी ये हूबहू लाइन है दोस्तों, सभी की सभी। कक्षा 10th की जो पुस्तक है उनकी ये लाइनें दे रखी है। दिल्ली के चौहान राजाओं के द्वारा क्या की गई थी? दीपकों की जो ज्योतियां है ना, उनकी व्यवस्था की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा मेल क्या दे रखा है हमें? कौन सा कथन गलत दे रखा है ये हमें बताना है। असुमलित दे रखा है, कौन सा युग्म असुमलित है ये हमें बताना है। सबसे पहले देखिए, शीतला माता मेला कहां पर लगता है? चाकसू जयपुर में लगता है, बिल्कुल सही है। माधो सिंह के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। शीतला माता की सवारी गधा होती है दोस्तों, और इन्हें चेचक निवारक देवी भी कहा जाता है, यह आपको पता ही है। तो यह बात तो एकदम सही दे रखी है। फिर देखिए, गलियाकोट और से, बांसवाड़ा नहीं दोस्तों, बांसवाड़ा नहीं, तो कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। और यह किसकी, कौन से संप्रदाय की यहां पर प्रधान पीठ है? तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की यहां पर क्या है? प्रधान पीठ है। और यहां पर किसकी मजार बनी हुई है गलियाकोट में? तो यहां पर सैयद फखरुद्दीन की मजार बनी हुई है। किसकी मजार बनी हुई है? सैयद फखरुद्दीन की मजार बनी हुई है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? असुमलित हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, सी क्या दे रखा है? केला देवी का मेला कैसे? केला देवी का मेला कैसे? करौली में। कैसे? काली सिंध नदी के किनारे लगता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कैसे? केला देवी का मेला कैसे? करौली में। कैसे? काली सिंध नदी के किनारे लगता है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए, महावीर जी का मेला राजस्थान पुलिस 2025 में कथन बड़ा शानदार पूछा गया था। और अगर आपने एग्जाम दिया था टेलीकॉम वाला तो कितने शानदार ऑप्शन आए थे। महावीर जी का मेला हिंडौन सिटी करौली में लगता है, यह बात भी क्या है? बिल्कुल सही दे रखी है। तो यहां पर असुमलित कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? असुमलित हो जाएगा। क्या सर इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे क्या? जी श्रीमान, आपसे इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कौन सा युग्म असुमलित है, कौन सा सुमलित है। यहां आपको ऐसे क्वेश्चन करने का फायदा क्या मिल गया? आपको एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन करने को मिल गए। और वन लाइनर होता मैं ऐसे ही पूछ लेता कि शीतला माता का मेला कहां पर लगता है, तो चाकसू जयपुर, एक ही क्वेश्चन हम कर पाते। लेकिन सुमलित है असुमलित वालों में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, ये आप देख रहे होंगे दोस्तों। आसान पेपर आएगा, चाहे वीडियो का हो, जिस प्रकार पटवार का आसान आया था, वीडियो का भी आसान आएगा। कट ऑफ आई जाएगी तो जाएगी। 80% से कम तो प्यारे विद्यार्थियों अधीनस्थ बोर्ड की कट ऑफ अब जा ही नहीं रही, और आरपीएससी की 40% जा रही है, यानी 2 गुने का
अंतर हो रहा है अब वर्तमान में अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए पूरी व्याख्या कहां पर लगता है, गलियाकोट का उर्स सागवाड़ा तहसील। याद रखना है दोस्तों, टेलीकॉम में जिस प्रकार कथन आए थे ना, अगर वीडियो के एग्जाम में आ गए ना तो प्यारे विद्यार्थियों का टॉप 80% भी नहीं जाएगी फिर तो। देखिए डूंगरपुर जिले में बिल्कुल सही है। सैयद फखरुद्दीन की मजार बिल्कुल ठीक है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का आस्था का प्रमुख केंद्र है। मजार ए फकरी भी इसे कहते हैं। मुहर्रम की 27 तारीख को यहां पर उर्स लगता है और प्यारे विद्यार्थी यहां दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है निम्न में से कौन सा विकल्प क्या दे रखा है, हमें असंगत दे रखा है। क्या बताना है, असंगत। ये फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया, यानी आपको 4 या 5 क्वेश्चन फिर से आपके तैयार हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, पहले आपने चुन लीजिए इस क्लास को एक बार। देखिए जैसे ही नया क्वेश्चन आए ना, आपको 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए क्लास को रोक लेना है। आंसर देखने के बाद क्लास को फिर स्टार्ट करना है। फिर आप देखिएगा कि मैं क्या आंसर बता रहा हूं और आपने क्या सोचा था, आपको अपने आप पता चल जाएगा आपकी तैयारी का। देखिए भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद माह की शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी बनाई जाती है, बिल्कुल सही। जल झूलनी एकादशी आती है, बिल्कुल सही है। भाद्रपद कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी, गलत है दोस्तों। नाग पंचमी, नाग तो सावन में आएगा, भगवान है यहां पर भोले के, यहां पर भक्त है तो नाग तो आएंगे ही ना, सावन में आते हैं। भाद्रपद गलत दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत है, यानी गलत बोले तो असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आया था। महावीर जयंती हिंडौन सिटी करौली में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये हमारा क्या है, सही है। फिर देखिए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कृष्ण चतुर्थी करवा चौथ का व्रत आता है और अभी आने वाला है दोस्तों, अभी आने वाला है, अभी कुछ दिन शेष बचे हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आने वाला है, तो यहां पर ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, यानी यहां पर केवल और केवल एक ही कथन गलत दे रखा है, वो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए सी डी तो क्या है, संगत हो जाएंगे और बी क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्योंकि सावन में आती है, सावन शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सबका साथ सबका विकास। जी हां दोस्तों, पशु परीक्षक के एग्जाम में जिस क्वेश्चन ने भोकाल मचाया था वो यही क्वेश्चन है। प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला, चाहे वो विवाह की पगड़ी पूछे, चाहे सावन में पहनी जाने वाली पगड़ी पूछे, चाहे दशहरे की पूछे, चाहे होली की पूछे, पूछी जरूर थी पशु परीक्षक के एग्जाम में। सर आपको कैसे पता ये क्वेश्चन पशु परीक्षक में आए थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 बार तो आपको यूट्यूब चैनल पर करवा दिए, और मैं खुद अलग से पढ़ता हूं, वो अलग है दोस्तों। तो याद तो अपने आप ही होंगे ना। तो हम दिशा की पुस्तक भी पढ़ते हैं, पीआरपी की पुस्तक पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पर देखिए क्या दे रखा है, अवसर दे रखा है, पगड़ी दे रखा है। तो विवाह पर देखिए, विवाह पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, एकदम सत्य बात है। यहां पर हमें मिलान करना है, सुमिलित करना है तो कर दीजिए। सावन में तो लहरिया, और ये अभी क्वेश्चन हो रहा था 4th ग्रेड के एग्जाम में, 4th ग्रेड में भी आया था। और दशहरे पर मंदील पगड़ी, मंदील दय आ रहा है ना, इसमें दय से दशहरे में इसमें मंदील आ रहा है तो मंदील हो गया, ठीक है। होली पर फूल पत्ती की, फूल पत्ती की जो पगड़ी होती है वो पहनी जाती है। यानी यहां पर तो एग्जामिनर ने कुछ ही नहीं किया, जो सुमिलित है ना वही दे दी, जो जोड़ियां बनी हुई है वही जोड़ियां हमें दे दी। यानी जोड़ियां बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आई, यानी ऊपर वाला ही जोड़ियां बना करे भेजता है। ये बात यहां पर सिद्ध हो गई दोस्तों। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा। और 1 2 3 4 आए बोले तो 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। ऑप्शन नंबर देखिए क्या आएगा, 1 2 3 4 हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
और पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए, पगड़ी को सुंदर बनाने के लिए, सभी सुंदर दिखना चाहते हैं तो पगड़ी को भी सुंदर बनाया जाएगा। और पगड़ी को सुंदर बनाने के लिए देखिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, क्या है ये, दुगदुगी, घुसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच आदि का प्रयोग होता है। दोस्तों लगा लीजिए इसको स्टार। कक्षा 10th की पुस्तक में दे रखा है वस्त्र और आभूषण वाले टॉपिक में। आपको कक्षा 10th की पुस्तक है, आपको कक्षा 9th की पुस्तक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे किसी भी पुस्तक से करें, चाहे पीआरपी से करें, चाहे दिशा से करें, चाहे और पुस्तक से करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने हैं दोस्तों। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इनसे। अगर आप ये भी क्लास नहीं लगाओ ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लेना दोस्तों। ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, अच्छे के लिए कह रहा हूं, तो प्रीवियस ईयर जरूर लगा लेना, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आरपीएससी नया नया क्वेश्चन निकाल कर लाती है। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा महत्व नहीं रखते दोस्तों, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये देखिए शानदार क्वेश्चन, कंकड़, मोकड़ी, चांट, गजरा, गजरा रे, सॉन्ग तो सुना ही होगा, गजरा रे। फिर देखिए गोखरू, और यह आभूषण स्त्रियों द्वारा किस भाग में पहनती है ये हमें बताना है। क्या गले में आएगा? नहीं दोस्तों, गले में नहीं आएगा। क्या हाथ में आएगा? बिल्कुल सही है, हाथ में आएंगे। कंकण, मोकड़ी, चांट, चांटा लगाते हैं, हाथ से ही लगाते हैं ना चांटा, तो गजरा, गजरा हाथों से ही पहनाया जाता है ना, हाथों से ही गजरा पहनाएंगे। और गोखरू, मोकड़ी, कंकण, कंकड़ यानी कांकरा याद रख लियो, कंकड़ याद रख लियो, कंकड़ यानी बाठा, बाठा याद रख लियो, और ना तो बाठा याद रख लियो, बाठा, बाठा याद रख लियो। हम दूसरे को बाठा मारते हैं, डग्गड़ मारते हैं, तो हाथ से ही तो फेंक के मारते हैं ना, तो हाथ से याद रख लो। कंकड़, मोकड़ी, चांट, गजरा, गोखरू आभूषण किसके हैं? ये हाथ के हो जाएंगे। और 3rd ग्रेड मैथ साइंस वाले में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था दोस्तों? चुन्नी और बारी आभूषण। उस समय अधिकतर बच्चों ने क्या किया था? चुन्नी और बारी में सिर कर कर आए थे, लेकिन चुन्नी और बारी सिर के आभूषण नहीं है, तो किसके आभूषण है? ये नाक के आभूषण है। और नाक क्या होती है? बेसुरी होती है, यानी बेसरी आभूषण भी नाक के आभूषण है, बेसरी आभूषण हो जाएगा। ये गोखरू है। एक कोकरू क्या होता है? एक कोकरू होता है जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा किसमें पूछा गया था? अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो होम क्या होता है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया था शायद। कोकरू आभूषण, कोकरू कान का हो जाएगा, कोकरू किसका हो जाएगा? कान का हो जाएगा। एक आंवला होता है, आंवला जमीन पर पड़े रहते हैं, आंवला वृक्ष पर लगता है और बाद में जमीन पर गिरते हैं ना, जमीन पर हमारे पैर टिकते हैं, तो आंवला आभूषण पैर में हो जाएगा। नेवर है, मैं कभी नहीं चूकूंगा इन आंवलों को, क्योंकि ये जमीन पर गिर गए, यानी नेवरी आभूषण भी किसके हैं? पैर का आभूषण है। नेवरी भी किसका है? पैर का आभूषण है। इस प्रकार आप आभूषण भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले यहां पर पूरी व्याख्या। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी में पूछा जाए, अधीनस्थ बोर्ड के ये क्वेश्चन पूछा गया अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, लाख से निर्मित चूड़ियां को क्या कहते हैं? पूछा गया है दोस्तों, क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है मोकड़ी। क्या कहा जाता है? मोकड़ी कहा जाता है। मोकड़ी कहां का आभूषण है? हाथ का आभूषण है। इसके अलावा हाथ का और कौन सा हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा, कंकण हो जाएगा, कात हो जाएगा। और कात क्या होता है? कांच की चूड़ियां। ये कक्षा 10th की पुस्तक है, उसमें दे रखा है, हूबहू लाइन दे रखी है। गोखरू, गजरा, चांट दे रखा है, लेकिन नोगरी देखिए हाथ का है। अभी आपको मैंने बताया था नेवरी, नेवरी बताया था मैंने, पांव का यानी पैर का बताया था, और यहां पर दे रखा है नोगरी। नोगरी, नोगरी किसका हो जाएगा? हाथ का हो जाएगा। इनको लगा लीजिए दोस्तों स्टार। क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का क्या करना है? मिलान करना है, तो कर दीजिए ना मिलान। क्या करना है? मिलान। तो देखिए, एक तरफ त्योहार है, दूसरी तरफ महीने देर के हैं। निर्जला एकादशी, पानी कब पिलाते हैं हमें? जेठ है, जेठ में ही पिलाते हैं ना पानी, तो पानी पिलाते हैं। निर्जला एकादशी आती है ना, ठंडा शरबत पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, जेठ महीने में आता है। बिल्कुल सही है। गणगौर चैत्र माह में, बिल्कुल सही है, गणगौर चैत्र माह में। गणेश चतुर्थी प्यारे विद्यार्थियों सवाई माधोपुर की है, सवाई माधोपुर में मेला लगता है, भाद्रपद माह में मेला लगता है। और शरद पूर्णिमा आश्विन माह में आती है। शरद पूर्णिमा तो आश्विन माह में आती है, यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर वही होगा जिसमें 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार दे रखा हो। तो 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में।
ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गणेश चतुर्थी यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर सवाई माधोपुर में इसका मेला लगता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने में आती है। मीठे पानी की छबीलें लगाई जाती है। गणगौर चैत्र में, शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 गिद्दड़ नृत्य है। किस में पूछा गया? फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। गिद्दड़ नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो कल की क्लास में आपको बताया था कि गिद्दड़ नृत्य कहां पर किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और ढोल बजाया जाता है। ढोल बाजे, जी हां दोस्तों, ढोल बजेगा, डफ बजेगा, चंग बजेगी गिद्दड़ नृत्य में। गिद्दड़ नृत्य में तो हमें पूछा कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? क्या ढोल है? बिल्कुल सही है। क्या डफ है? बिल्कुल सही है। क्या चंग है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहां पर देख लीजिए व्याख्या। पुरुषों के द्वारा किया जाता है, विशुद्ध रूप से पुरुषों का है। आपको कथन देगा एग्जामिनर, उलझाने की कोशिश करेगा, आपको प्यारे विद्यार्थियों लालच देगा। क्या देगा? लालच। लालच देगा कि ये पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन लालच में मत आ जाना दोस्तों, क्योंकि ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आपको एग्जामिनर देगा कि गिद्दड़ नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। नहीं दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। देखिए शेखावाटी क्षेत्र है और यहां पर देखिए विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा ढोल, चंग और डफ बजाया जाता है। होली के गीतों से ये प्रारंभ होता है या गाए जाते हैं, तो होली अरे संबंधित है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया था, किस में आया था? ये क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस में आया था। राजस्थान पुलिस में आया था, सेकंड शिफ्ट में आया था। सेकंड शिफ्ट में आया था कि कुछ पुरुष और महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। राजस्थान पुलिस में आया था क्या दोस्तों? क्या और किसी एग्जाम में आया था? राजस्थान पुलिस में तो वो आया था गेरिए खेलर्स वाला आया था। खेलर्स वाला आया था वो, तो खेलर्स, गणगौर वाला नहीं आया। तो ये क्वेश्चन किस में आया था? गणगौर वाला। ये भी तो क्वेश्चन आया था गणगौर वाला। अभी जो एग्जाम हुए उनमें आया है। कौन सा एग्जाम था? चाहे डिप्टी जेलर का हो, चाहे जेल प्रेरी का हो, 2025 में ये क्वेश्चन आया है। 2025 में क्वेश्चन आया है। चाहे सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन ये जरूर आया था। तो यहां पर जो महिलाओं के वस्त्र पहनकर पुरुष कार्य करते हैं ना, भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, और इसमें विभिन्न रूप से स्वांग किए जाते, जैसे साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दुल्हा, दुल्हन। जी हाँ दोस्तों, दुल्हा बनेगा और कोई दुल्हन बनेगी। पुरुष ही बनेंगे दुल्हन, कोई महिला नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये पुरुषों के द्वारा ही किया जाएगा। कोई सरदार बनेगा, कोई पठान बनेगा, कोई पादरी बनेगा, तो कोई बाजीगर बनेगा। बाजीगर ओ बाजीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा शानदार क्वेश्चन है। फोर्थ ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे इससे, और प्यारे विद्यार्थियों वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन है लगभग छपने की संभावना है। नृत्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। गिद्दड़ नृत्य, देखिए मैंने कहा था ना एग्जामिनर लालच देगा, और लालच में मत आ जाना दोस्तों। गिद्दड़ नृत्य महिला और पुरुष भाग लेते हैं। नहीं दोस्तों, महिला और पुरुष भाग नहीं लेते, केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, और पुरुषों के द्वारा महिलाओं के वस्त्र धारण किए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी, कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। बिल्कुल सही है। 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट पशु प्रीचर के एग्जाम में आया था कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही दे रखा है। घुड़ला नृत्य पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। देखिए लालच दे रहा है ना यहां पर एग्जामिनर, पुरुष और महिला दोनों भाग नहीं लेते, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। फिर देखिए वालर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गलत है दोस्तों, क्योंकि ये पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। और वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का क्या है? ग्रासिया जनजाति का क्या है? लोक नृत्य है। और ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्यों की ट्रिक आपको क्या बता रखी है? मां
गोवा में मोर जरा गड्ढे से कुदा लूं, माँ गोवा में मोर जरा गड्ढे से कुदा लूं, ये किसकी ट्रिक है? घरासिया जनजाति के लोक नृत्यों की ट्रिक है। और वालर नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य है जो क्या किया जाता है? बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, और ये पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है, पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा किया जाता है। एक कूद नृत्य भी है जो गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, इसमें भी वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अब तक एग्जाम में क्वेश्चन आया उसमें वालर नृत्य ही माना गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करें, कौन सी क्षेत्र का है? कच्ची घोड़ी नृत्य कौन सी क्षेत्र का हो जाएगा? ये शेखावाटी क्षेत्र का हो जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र का हो जाएगा। नेक्स्ट गिद्दड़ आ गया, घुड़ला नृत्य आ गया। घुड़ला नृत्य में क्या किया जाता है? इसमें स्त्रियां क्या करेगी? सिर पर एक छिद्रित मटका रखेगी और उसमें जलता दीपक रखकर क्या करती है? नृत्य करती है। वालर नृत्य अर्धवर्त रूप में किया जाता है। दो अर्धवर्त में बाहर वाले में पुरुष होते हैं, अंदर वाले में क्या होती है? महिलाएं होती है। और पुरुष क्या करेंगे? हाथों में छाता लिए रहते हैं और हाथों में तलवार लेकर भी यह नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, मनीराम व्यास, तुलसी राम, फागु महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि, बाकी याद हो या न हो, लेकिन हमें तेज कवि तो याद है। तेज कवि तो याद है, क्योंकि तेज कवि का संबंध किससे? अभी बता देंगे। क्या तमाशा से है? नहीं दोस्तों, तमाशा 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 की बात करें इसमें तो भट्ट परिवार सिद्धहस्त माना जाता है। कौन सा परिवार? गोपी जी भट्ट आ जाएंगे, यानी इसमें भट्ट परिवार क्या माना जाता है? सिद्धहस्त माना जाता है। और यह तमाशा जयपुर के प्रसिद्ध है। और किन के समय शुरू हुआ था तमाशा? तमाशा तय आ रहा है तो प्रताप में भी तय आ रहा है ना, तो प्रताप सिंह के शासनकाल में ये शुरू हुआ था। फिर देखिए रम्मत है। रम्मत बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर के आचार्यों के चौक की प्रसिद्ध है, और रम्मत यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसके प्रमुख रचनाकार मनीराम, तुलसीराम, फागु महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि हो जाएंगे। और तेज कवि के द्वारा एक रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी? स्वतंत्र बावनी। किसकी? स्वतंत्र क्या हुआ दोस्त? स्वतंत्र बावनी। किसकी रचना हुई थी? स्वतंत्र बावनी की रचना की गई थी। स्वतंत्र, आज तो नाम ही सही नहीं लिखा गया दोस्तों, स्वतंत्र। फिर कहाँ के आजाद हुए हम? स्वतंत्र नाम सही नहीं लिखा गया। स्वतंत्र बावनी की रचना की गई थी। स्वतंत्र बावनी की रचना की गई थी, और जो किसको भेंट दी गई थी? गांधी जी को भेंट दी गई थी। गांधी जी को क्या दी गई थी? भेंट दी गई थी। और ये भेंट कब दी थी? ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि तेज कवि के द्वारा जो स्वतंत्र बावनी की रचना की गई थी वो गांधी जी को तो भेंट की गई थी, लेकिन कब की गई थी ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तमाशा जयपुर बता दिया, रम्मत जैसलमेर और बीकानेर बता दिया। स्वांग तो कौन रचते हैं? जानकी लाल भांड जी रचते हैं। जानकी लाल भांड जिन्हें 2024 में पद्म श्री से नवाजा गया था। जानकी लाल भांड जी का संबंध स्वांग से है, और यह भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है स्वांग। ठीक है ना। गौरी गौरी गेर दियो हार पाली में, ये किसकी ट्रिक है? भिल्लों के लोक नृत्यों की ट्रिक हो जाएगी। भिल्लों के लोक नृत्य या लोक नाट्यों की ट्रिक। लोक नाट्य है गौरी भिल्लों का। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए पूरी व्याख्या यहां पर दे रखी है। यहां पर पूरी व्याख्या दे रखी है दोस्तों। और यहां पर तेज कवि के द्वारा एक अखाड़ा शुरू किया गया था, रम्मत का अखाड़ा, जिसे श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 फोर्थ ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। 20 तारीख को आया था, पहली शिफ्ट में आया था। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? और ये क्वेश्चन किस प्रकार आया था फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में कि मोतीलाल मिनारिया के अनुसार कौन से ग्रंथ, काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन मिलता है उसे कहा जाता है? क्या वो रूपक है? नहीं है। क्या वो रासो है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे संगत रासो, संगत रासो, संगत किसकी अच्छी है? हमारे गिरधर गोपाल की, यानी गिरधर ओसिया इनके रचयिता हो जाएंगे। संगत रासो गिरधर ओसिया हो जाएंगे।
और देखिए जैसे हमीर रासो और रास हमें किस में आता है, रास हमें किस में आता है दोस्तों, एक तो हम सारंगी बजाते तब रास आता है यानी सारंगधर हो जाएंगे, एक तो रचयिता हमीर रासो के, और एक जब हम जोधा अकबर नाटक देखते यानी जोधराज इसके क्या हो जाएंगे, जोधराज भी इनके रचयिता हो जाएंगे हमीर रासो के। विगत की बात करें नहीं दोस्तों, वैली की बात करें नहीं तो ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कक्षा 10th की पुस्तक से लाइन टू लाइन ये क्वेश्चन चका गया था, 4th ग्रेड के एग्जाम में तो आपसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए मोतीलाल मिनारिया के अनुसार यही लाइन थी ना 4th ग्रेड के एग्जाम में, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन मिलता है उसे रासो कहते हैं। और रासो की बात करें, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। विसल देव रासो यानी विसल बजा दी, उसके बाद क्या कहा, अल्ले मैंने तो विसल बजा डाली, अभी विसल नहीं बजानी थी, विसल बाद में बजानी थी, यानी विसल देव रासो। यहां पर नालय कवि आ जाएंगे, नरपति नालय। संगत किसकी अच्छी है, गिरधर गोपाल की, यानी संगत रासो गिरधर ओसिया आ जाएंगे। और दौलत विजय का खुमान रासो, यहां पर आपको दलपत विजय भी मिल सकता है, दलपत विजय। दौलत को क्या गए, खा गए यानी खुमान रासो, रतन रासो का क्या है, कुंभकर्ण, रतन रासो किसके द्वारा, कुंभकर्ण के द्वारा, और हमीर रासो जोधराज और सारंगधर के द्वारा लिखा गया है, याद रख लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग जो व्याख्या बता रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट है, हालांकि प्यारे विद्यार्थियों जो मैंने जिस प्रकार याद रख रखी है उसी प्रकार मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, और हां जरूरी नहीं कि आप इसी प्रकार याद रखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, राजस्थान जीके आप याद किस प्रकार रख सकते हैं। राजस्थान जीके खुद की ट्रिक बनाइए, ऐसी ट्रिक नहीं बनानी से कै ने मैं तय ने ले कै ले इस प्रकार, यानी से यहां पर क्या आ जाएगा, संक्रिया नृत्य आ जाएगा, कै से कवाली नृत्य आ जाएगा, नै से यहां पर नगाड़ा आ जाएगा, मैं से यहां पर मछली नृत्य आ जाएगा, तय से यहां पर क्या आ जाएगा, ताल छापरा। इस प्रकार ट्रिक नहीं बनानी आपको। ट्रिक कैसी बनानी है, जो आपके परिवार से संबंधित हो, परिवार को जिक्के में क्या कर दीजिए, घुसा डालिए दोस्तों। परिवार जितना भी आपका लंबा चौड़ा परिवार है ना, ताऊ हो, ताई हो, काका हो, चाचा हो, ताई हो, कुछ भी हो, पड़ोसी हो, चाहे कुछ भी हो, अगल बगल आस पड़ोस वाले कोई भी हो ना, सारे ला डालिए। जैसे इसमें मैंने क्या ट्रिक बना रखी है, देखिए अभी हम परिवार को लाएंगे। देखिए रागड़ी जैसे ही नाम आता है मुझे एक ही बात याद आती है, क्या याद आती है, राग कौन निकालता है, राग तो मेरा मामा निकालता है, यानी रागड़ी जैसे ही नाम याद आएगा मुझे मामा नाम जरूर याद आएगा। राग कौन निकालता है, मामा बोले तो माँ से मालवी, माँ से मारवाड़ी, माँ से मारवाड़ी का क्या है, ये मिश्रण है। माँ से मालवी और माँ से मारवाड़ी का क्या है, ये मिश्रण है। कौन सी बोली, रागड़ी। और राग कैसी निकालता है, क्या कोयल जैसी निकालता है या कागले जैसी, यानी किसके, कोवे जैसी निकालता है या कोयल जैसी निकालता है, तो कर्कश लिए हुए निकालता है, क्योंकि पुरुष है, पुरुष की मधुर आवाज तो नहीं हो सकती, तो कर्कश लिए हुए। ये एक प्यारे विद्यार्थियों मैंने हिंट दिया आपको याद करने के लिए, तो कर्कश लिए हुए बोली कौन सी है, तो रागड़ी हो जाएगी। हमें पूछा गया कि रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की बोली है, तो मालवी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, मालवी की हो जाएगी। अब देखिए अधिकतर बच्चे किन पे कंफ्यूज होते हैं, ये तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया हमारा। अधिकतर साथी हमारे किस में कंफ्यूज होते हैं, एक तो ये दे रखा है बागड़ी और एक आता है वागड़ी। एक क्या आता है, वागड़ी। याद किस प्रकार रखेंगे, वैसे वागड़ी, वैसे वन में भी वह आ रहा है ना, वन कहां पे है सबसे ज्यादा, अब बता दीजिए। वन आपके दिमाग में पहले पोताएगा या डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर यही आएगा ना, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। इस प्रकार याद कीजिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये बोली जाती है वागड़ी। और प्यारे विद्यार्थियों ये वागड़ी आ जाएगी, ये बागड़ी कहां पर आ जाएगी, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, यहां इस क्षेत्र में आ जाएगी बागड़ी बोली। अब देखिए आगे हाड़ोती में हाड़ोती कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ गया, शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर आ गया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों और भी जो बातें बताई है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और देखिए नीमाड़ी, ये बात तो रह गई। नीमाड़ी यानी नीम आ रहा है, और नीम का पेड़ प्यारे विद्यार्थियों
नीम का पेड़ हम कहां पर लगाएंगे, आसमान में लगाएंगे या धरती पे लगाएंगे? धरती पर ही तो लगाएंगे ना, धरती पे यानी नीचे, और राजस्थान के नीचे, राजस्थान के नीचे लगाएंगे यानी नीचे, यानी यहां पर दक्षिणी राजस्थान में लगाएंगे ना, दक्षिणी राजस्थान में लगाएंगे। तो दक्षिणी राजस्थानी भी इसे कहा जाता है, किसको? नीमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है। और दक्षिणी राजस्थान में भील जनजाति पाई जाती है तो इसे भीली बोली भी कहा जाता है, और गुजराती का प्रभाव इसको देखने को मिलता है। और राग देखिए मामा निकालता है, यानी मारवाड़ी और मालवी का क्या हो गया? मिश्रण हो चुका है, और कर्कश लिए हुए ये बोली भी होती है। ठीक है ना, याद हुआ ना? नेक्स्ट क्वेश्चन अब लालदास जी के बारे में फटाफट लगा लीजिए, क्या आएगा लालदास जी के बारे में? यहां पर देखिए लालदास जी के संदर्भ में बताना है, इनका जन्म धौली दूब गांव में 1504 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य बात है। इनकी समाधि शेरपुर भरतपुर में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, बिल्कुल सही है। पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें तीनों के तीनों कथन क्या दे रखे हमें? सत्य क्या दे रखे हैं? सत्य दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन तो यहां से बनेगा क्योंकि कक्षा 10 की पुस्तक से एक सारी व्याख्या। तो देखिए लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लालदास जी। जिनका जन्म कहां पर होता है? धौली दूब गांव अलवर में होता है। कब होता है? सावन कृष्ण पंचमी को। क्या सर हमें यह भी याद रखना है? जी श्रीमान, आपको याद करना है, सावन कृष्ण पंचमी को इनका जन्म होता है। इनके माता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम समदा था, पिता का नाम चांदमल था। ठीक है, इन्होंने कहां से दीक्षा ली थी? कहां से इन्होंने क्या सीखा था, ज्ञान लिया था दोस्तों? तो फकीर गदन चिश्ती से इन्होंने दीक्षित क्या लिया था? ज्ञान लिया था, यानी दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीदूब में इन्हें बादोली ग्राम की सिंहशिला पहाड़ पर क्या बनाई थी? कुटिया बना डाली थी। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। कक्षा 10 की पुस्तक की यह व्याख्या है, संत और संत संप्रदाय वाले टॉपिक से है और आपको याद करना ही होगा दोस्तों। तीसरा चैप्टर है मेरे हिसाब से, ये क्या दूसरा या तीसरा है? दूसरा या तीसरा चैप्टर है, देख लेना। और लालदास जी की चेतावनियां इनका प्रमुख काव्य ग्रंथ है। नगला जहाज में इनका निधन हुआ था दोस्तों। शेरपुर में इनकी समाधि बनी हुई है। और आश्विन और माघ पूर्णिमा, आश्विन की तो एकादशी और माघ की पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। याद कर लेना एक एक बातें, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रत्येक बातें। क्वेश्चन नंबर 16 कक्षा 10th की पुस्तक का अंतिम चैप्टर जिसमें दे रखा है व्यक्तित्व के बारे में, वहां से यह क्वेश्चन बना है कि परमवीर चक्कर से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? पैसे प्रथम, पैसे परमवीर चक्कर, पैसे पीरू सिंह। याद हो गया ना? अब नहीं भूलोगे ना? आज से पहले कंफ्यूज थे क्या शैतान सिंह और पीरू सिंह में? आज से कंफ्यूज नहीं रहोगे। पैसे पीरू सिंह, पैसे परमवीर चक्कर, पैसे प्रथम राजस्थानी। याद हो गया ना? तो यहां पर क्या आ जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। और मेजर शैतान सिंह को तो क्या कहा जाता है? बाणासुर का शहीद कहा जाता है। बाणासुर का शहीद भी इन्हें कहा जाता है। बाणासुर का शहीद किन्हें कहा जाता है? मेजर शैतान सिंह को कहा जाता है। और मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत क्या मिला था? परमवीर चक्कर से नवाजा गया था। ठीक है, इन्हें भी परमवीर चक्कर से सम्मानित किया गया। लेकिन हमें प्रथम पूछा, पैसे प्रथम, पैसे पीरू सिंह, पैसे परमवीर चक्कर। याद? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। मेजर पीरू सिंह की बात करें तो ये झुंझुनू जिले के रहने वाले थे और मात्र 18 वर्ष की उम्र में ये सेना में क्या हो गए थे? भर्ती हो गए थे दोस्तों, भर्ती हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रतन शास्त्री किस प्रजामंडल से संबंधित है? रतन शास्त्री कक्षा 10th की पुस्तक से क्वेश्चन है, तो ये कौन से आ जाएगी? जयपुर प्रजामंडल से संबंधित हो जाएगी हमारी रतन शास्त्री जी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे व्याख्या दे रखी होगी, ये रही व्याख्या। लीजिए दोस्तों व्याख्या। आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि वह क्रांतिकारी महिला, या कह दीजिए वह महिला जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, जिन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर प्रजामंडल सत्याग्रह से भी जुड़ी हुई थी। कौन थी वो? हीरालाल।
यहां पर आपको ऑप्शन क्या मिले थे, रत्ना शास्त्री मिला था, आपको वहां पर और भी ऑप्शन मिले थे, उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था, रतन शास्त्री होना चाहिए था, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों जयपुर राज्य प्रजामंडल सत्याग्रह से भी जुड़ी है और भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़ी है और इन्हें पद्म श्री 1955 में मिला है और 1975 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। क्या सर ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या? जी हां दोस्तों, कक्षा 10th की पुस्तक में एक एक लाइन से क्वेश्चन आएगा, एक एक लाइन, एक भी ऐसी लाइन आपको नहीं छोड़नी कक्षा 10 की पुस्तक की जो आपने पढ़ी न हो। तो 1955 में क्वेश्चन आएगा कि रतन शास्त्री जो प्यारे विद्यार्थियों जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं को और उनके परिवारों की सेवा की थी, उन्हें पद्म विभूषण से कब नवाजा गया था? आएगा क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आएगा पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन बनी थी? तो वो रतन शास्त्री है, जिन्हें 1975 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। रट लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, 14 मई 1925 को कौन सा कांड होता है? निम्मू चना हत्याकांड होता है। कौन सी रियासत से संबंधित था? अलवर रियासत से संबंधित था। बिल्कुल सी है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है एग्जामिनर, निम्मू चना हत्याकांड कौन सी रियासत से संबंधित था? तो अलवर रियासत से संबंधित था। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ सकता है कि निम्मू चना हत्याकांड कब हुआ था? तो निम्मू चना हत्याकांड कब होता है? 14 मई 1925 को होता है। कब होता है? 14 मई 1925 को होता है। और इस समय अलवर के महाराजा हमें पूछा गया कौन थे? क्या विनय सिंह थे, जय सिंह, प्रताप सिंह, शिव सिंह? तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, यहां पर सज्जू सिंह के द्वारा फायरिंग की गई थी निम्मू चना में। इसी सज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर की संज्ञा दी गई है और इसे निम्मू चना हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। लगा लीजिए स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आप कितने स्टार लगाओगे? प्यारे विद्यार्थियों, स्टार लगाने में क्या जाता है, हमें तो याद करना है, याद करना है दोस्तों। चाहे स्टार लगाकर करो चाहे कैसे ही करो। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक कौन थे? बूंदी के शासक है राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की थी। शानदार, जानदार, मजेदार, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। रॉबिन्सन ने, सीई बर्टन ने, जेम्स टोड ने, जॉन लुडलो ने। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगर आपसे ऑप्शन नंबर डी किया है तो आपने गलत किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मुझे पता है दोस्तों आपने ऑप्शन नंबर डी सोचा होगा एक बार तो, क्योंकि ऑप्शन ही इस प्रकार है, ऑप्शन ही बड़े शानदार है। जिस प्रकार मेरा दिमाग यहां पर गया था ना एक बार, उसी प्रकार आपका भी गया है। जॉन लुडलो जयपुर रियासत से संबंधित था। जॉन लुडलो तो हमें बूंदी से पूछा तो जेम्स टोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जेम्स टोड आ जाएगा। यहां पर देखिए जेम्स टोड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बड़ा शानदार, बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन। कितने कथन? 4 कथन दे रखे हैं। 4 कथन दे रखे हैं। डामोर जनजाति, डै से डामोर, डै से डूंगरपुर, डै से डामोर, डै से डूंगरपुर में ये जनजाति पाई जाती है। फिर देखिए, डामोर जनजाति की प्रथाओं और उनके मेलों के संबंध में हमें बताना है कि कौन सा गलत है। बता देंगे। सबसे पहले धापा प्रथा। कौन सी प्रथा? धापा प्रथा। विवाह में वर पक्ष द्वारा कन्या के पिता को वधु मूल्य चुकाने की प्रथा। देखिए, वधु मूल्य भी चुकाना पड़ता है, तो ये यहां पर डामोर जनजाति से सही है। चाड़िया, चाड़िया क्या होता है? होली पर जो डामोर जनजाति द्वारा आयोजित मनोरंजन कार्यक्रम होता है ना, उसे चाड़िया कहा जाता है। बिल्कुल सही है। छेला बावजी का मेला डामोर जनजाति से है। कहां पर है? गुजरात के पंचमहल में आयोजित होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही देर का है। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में लगता है। बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर देखिए फरवरी मार्च माह में, देखिए छोटी सी मिस्टेक और आंसर मिल गया, क्योंकि ये फरवरी मार्च में नहीं दोस्तों। तो कब आता है? ये फरवरी मार्च में नहीं, कब आता है? अगस्त महीने में आता है। अगस्त सितंबर में आता है। ये देखिए अगस्त सितंबर में आता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? थानवेट के अनुसार DA-W उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? ये हमें बताना है। कौन सा कथन है? असंगत है, हमें ये बताना है।
बता दीजिए, क्योंकि पश्चिम में तो ई वाला आ जाएगा, ई डैश वाला आ जाएगा, तो यहां पर डी ए डैश है, ये राजस्थान का क्या हो जाएगा, थानवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश से हो जाएगा, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश आ जाएगा। राजस्थान की मैप की बात करें तो कहां पर देखने को मिलेगा, यहां ई डैश वाला, यहां डी बी, ये क्या हो जाएगा, डी बी डैश डब्ल्यू आ जाएगा, यहां डी ए डैश डब्ल्यू आ जाएगा और नीचे ए डब्ल्यू आ जाएगा, ए डब्ल्यू आ जाएगा, यहां ई डैश ई ए डैश डब्ल्यू वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर 4 जलवायु प्रदेश थानवेट के अनुसार सबसे बड़ा ये आ जाएगा डी ए डैश डब्ल्यू, और ये भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, ब्यावर, बाड़मेर बिल्कुल सही है, 50 से 80 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। थानवेट के अनुसार सबसे छोटा है, गलत है दोस्तों, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है थानवेट के अनुसार। हमें क्या पूछा गया है, असंगत पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कर दीजिए दोस्तों कथनों पर विचार। सर्वाधिक धूल भरी आंधियां गंगानगर में चलती है, उसके बाद हनुमानगढ़ जिले में आती है, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी आंधियां चलती है, जो चक्रवाती हवाएं आती है, उन्हें बम्बूलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बम्बूलिया। क्या कहा जाता है, बम्बूलिया कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर नहीं दोस्तों, चूरू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चूरू आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान वाला जिला चूरू, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू, लेकिन स्थान पूछे तो फलोदी, लेकिन दैनिक तापांतर में पूछे तो जैसलमेर आ जाएगा। दैनिक तापांतर पूछता तो जैसलमेर आ जाता, और ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू सिरोही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वन एवं पर्यावरण नीति 2010 के संदर्भ में कौन कथनों पर विचार कीजिए। अभी नहीं पता, सत्य बताना है, असत्य बताना है, लेकिन हमें कथनों पर विचार करना है। कर दीजिए कथनों पर विचार। यह नीति 18 फरवरी 2010 को लागू की गई थी। एकदम 100% बात क्या है, यह सत्य दे रखी है, एकदम खरी बात दे रखी है, यानी सत्य है। 18 फरवरी 2010 को लागू की गई। फिर देखिए, इसके तहत राजस्थान के 25% भूभाग पर क्या वनों का लक्ष्य रखा गया, गलत। साफ साफ दिखाई दे रहा है 20% आएगा, यहां पर 25% नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत। फिर देखिए, राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का दूसरा राज्य है, फिर से गलत है, क्योंकि प्रथम राज्य हमारा प्यारा सा राजस्थान प्रथम राज्य है, तो यह भी गलत है। अब देखिए, सत्य पूछे तो केवल 1 आ जाएगा, अगर असत्य पूछे तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। देखते हैं हम क्या पूछा गया, हमें पूछा गया दोस्तों कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर रहे हैं। असत्य कथन पूछा गया तो 2 और 3 आ जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, शानदार क्वेश्चन। राजस्थान का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 27,389.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, ठीक है जी। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब 9 अगर आपके दिमाग में आया, 9 अगर आपने सोचा एक बार के लिए भी, तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 9 कब होगा, जब इनके साथ झाड़ी वन भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, झाड़ी वन भी आ जाएंगे, तब 9 होगा, क्योंकि यहां पर 8% आएगा राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी एक क्षण भर के लिए भी सोचा तो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8% राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमलित बताना है, बता दीजिए। एक तरफ मिट्टी दे रखी है, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। साई रोजेक से रोज 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 रहेगा, कहां पर रहेगा, नगर में रहेगा। रोज 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 यानी हमेशा, कहते हैं ना हमेशा, यानी रोजगी यानी हमेशा। नगर में रहेगा, नगर में रवांगा, चाहे रेवरीना हो, रवांगा यानी रेवरीना हो, चाहे रोज रेक्स हो, साई रोजेक्स हो, ये गंगानगर में आएगी। यहां पर हनुमानगढ़ दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर असुमलित। मेरो बालम थानेदार चलावे जिप्सी, और वो बिक चुकी अब तो, क्योंकि थानेदार को यहां पर हटा दिया जाता है, कभी लगा दिया जाता है, कभी हटा दिया जाता है, यानी वो बिक चुकी है, यानी बीकानेर में जिप्सी फेरस, बालम थानेदार चलाओ जिप्सी। फिर देखिए, ग्रे ब्राउन है, जालोर और पाली बिल्कुल सही है। ये 1 सी ए
सी डी तो सही है, लेकिन बी हमें गलत दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए, नगर में रेवेंगे, नगर में तो रवांगा, कद रोगा जर रोजगी रांगा में, तो रोजगी रांगा यानी नौकरी लाग जाने दो, फिर नगर में ही रांगा रोजगी, क्यों रांगा, ड्यूटी बढ़ाओगी गुरुजी, गांव की हवा कहाँ खाने को मिलेगी फिर सरकारी नौकरी के बाद, यानी यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर क्या, गंगानगर आ जाएगा। फिर जिप्सी पेरिस बीकानेर, केलसी भराव ने, कौन खेलसी, कोई नहीं खेलसी, सब कुछ बिक गया अब तो, क्योंकि बालम थानेदार जिप्सी चला रहा था वो भी बिक गई, अब कौन खेलेगा, कौन खेलसी यानी केलसी ब्राउन मर्दा बीकानेर और जैसलमेर में, नॉन केलसी, नॉन यानी नहीं, यहां पर तो क्या है केलसी, और यहां क्या है नॉन, कोई नहीं खेलेगा, क्यों नहीं खेलेगा, क्योंकि झुंझुनिया हाथ में जला दिया गया है, झुंझुनिया दे डाला, यानी झुंझुनू आते ही तो चूरू सिक्कर भी आएगा, शेखावाटी क्षेत्र भी आएगा, यानी चूरू झुंझुनू सिक्कर है, और जयपुर और अजमेर अलवर है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिडीसोल्स मर्दा, एरिडीसोल्स मर्दा राजस्थान में कितने प्रकार की मर्दा पाई जाती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो 5 प्रकार की मर्दाएं पाई जाती है, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की मर्दाएं पाई जाती है, एकदम पश्चिम में एंटीसोल्स मर्दा, फिर एरिडीसोल्स मर्दा, फिर यहां पर इनसेप्टिसोल्स मर्दा, यहां पर कौन सी मर्दा पाई जाती है, एल्फीसोल्स मर्दा, और यहां पर कौन सी पाई जाती है, वर्टीसोल्स मर्दा, यहां पर वर्टी, यहां पर एल्फी आ जाएगी, यहां पर इनसेप्टी हो जाएगी, इन सेप्टी सोल्स मर्दा हो जाएगी, यहां पर एरिडी सोल्स मर्दा हो जाएगी, एरिडी सोल्स हो जाएगी, यहां एंटी सोल्स मर्दा हो जाएगी, एंटी सोल्स मर्दा। हमें एरिडी सोल्स पूछा गया, शुष्क जलवायु, बिल्कुल सही है, ये शुष्क भी है अर्ध शुष्क भी है, शुष्क क्षेत्र में भी अर्ध शुष्क दोनों में पाई जाती है, ये सही हो गया। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। पूर्वी मैदानी में पाई जाती है, गलत हो गया, यानी 1 और 2 यहां पर सही दे रखा है, 3 नंबर गलत दे रखा है, क्या और भी दे रखा है, यहां जी हां और भी दे रखा है, या आदर और अति आदर, गलत हो गया, यानी इसमें 1 और 2 तो सत्य दे रखे हैं, और प्यारे विद्यार्थियों 3 और 4 हमें असत्य दे रखे हैं। हमें पूछा क्या था दोस्तों, हमें पूछा क्या था, हमें क्या पूछा, सही कथन पूछा है, क्या पूछा है, सही कथन पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इसके उपविभाग भी आपको याद रखने हैं, कैम्बो ऑर्थिड्स, केलसी ऑर्थिड, ऑर्थिड याद रख लीजिए, एक क्या होता है, एक तो ऑर्थिड होता है, एक सोमेंट्स होता है, क्या होता है, सोमेंट्स होता है, ये सोमेंट्स किसका उपविभाग होता है, कौन सी मर्दा का होता है, कौन सी मर्दा का उपविभाग होता है, सोमेंट से कमेंट करके बताइएगा, सोमेंट से कौन सी मर्दा का उपविभाग होता है, जैसे कैम्बो ऑर्थिड, केलसी ऑर्थिड, सेलोरोथिड्स और पहली ऑर्थिड किसका है, एरिडीसोल्स का, उसी प्रकार सोमेंट्स भी किसी का उपविभाग है, ये किसका है, ये कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, क्या 27 नंबर क्वेश्चन, बरखान के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। बरखान प्यारे विद्यार्थियों तुर्की शब्द है, अर्धचंद्राकार में होता है, बिल्कुल सही है। मरुस्थलीकरण के सर्वाधिक योगदान है, यह वनस्पति वहीन बालू का स्तूप है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में, गलत हो जाएगा, क्योंकि बरखान बालू का स्तूप है। भालेरी चूरू शेखावाटी क्षेत्र, कौन सी नदी, कांतली नदी के किनारे आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, कौन सी नदी के किनारे सर्वाधिक बरखान बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, तो कांतली नदी के किनारे सर्वाधिक ये स्थान पूछे तो भालेरी चूरू हो जाएगा, नीम का थाना सिक्कर हो जाएगा, और बीकानेर में भी आपको बरखान बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सबसे ज्यादा बरखा है ना, सानों ज्यादा विनाशकारी है, याद रख लो बस, बरखा बड़ी खतरनाक है, बरखा बड़ी खतरनाक है। यहां पर बालू का स्तूप की बात हो रही है, किसी और की मत सोच लेना दोस्तों, मिलान करना है, फटाफट कर दीजिए, मिनटों का काम सेकंडों में कर दीजिए, क्योंकि आपको याद है एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ जिले। धो लिया, क्या धो लिया, मुंह धो लिया, कब धो लिया, उदय होते ही धो लिया, यानी धो लिया उदयपुर, बिल्कुल सही है। जयराज यानी सिरोही, लोहा गरल जी झुंझुनू, और मालखेत सिक्कर है, मालखेत सिक्कर, यानी ये सुमलित है। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, हमें क्वेश्चन पूछा गया कि सिवाणिया, रूपा खेड़िया, इटाला, कचला, तांबा, सेरा किस खनिज क्षेत्र से है, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, सोना, तो प्यारे विद्यार्थियों मैग्नीज से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये लीजिए, और इसकी पूरी व्याख्या ना आपको ये टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, एक बार वहां से और रिवीजन कर लेना, अगर आपको कुछ डाउट लगे ना कर लेना। रोक फास्फेट, रोकना जा मरण देना है, रोकना जा मरण दे, यानी झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा उदयपुर, झामर कोटड़ा उदयपुर, याद रख लेना। रोकना इसको जा मरण दे यानी झामर कोटड़ा आ जाएगा। और राजस्थान में प्रथम स्थान है रोक फास्फेट के उत्पादन में, बिल्कुल सही है। क्या अजमेर में उत्पादन होता है? नहीं दोस्तों, उदयपुर आएगा रोक फास्फेट। उर्वरक और सौंदर्य प्रसाधन में जंगरोधी, बिल्कुल सही है। उर्वरक खनिज है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी गलत दे रखा है। किसके कौन सा से अंतर है? यहां पर RSMML द्वारा क्या किया गया? झामर कोटड़ा में से अंतर लगाया गया है। विपणन केंद्र की बात करें, यह विपणन किसके द्वारा? राजफोस ब्रांड के द्वारा। उपयोग आप सभी को पता है कि लवणीय मृदा उपचार में, सौंदर्य प्रसाधन में, जंगरोधी में इसका उपयोग किया जाता है। 93% उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। कौन सी चट्टानों से, कौन सी सेलों से प्राप्त किया जाता है? अगण्य व अवसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है। कौन सी? अगण्य व अवसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो छपेगा ही छपेगा। कौन से एग्जाम में छपेगा दोस्तों? कौन से एग्जाम में? वीडियो के एग्जाम में। परंपरागत ऊर्जा स्रोत है तो थर्मल पावर प्लांट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रुको 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 जी रुको, परंपरागत ऊर्जा स्रोत एक नंबर तो है ही है दोस्तों, एक नंबर तो है ही। ज्वारीय ऊर्जा भी है, हाइड्रो पावर प्लांट भी है, तो एक दो एक सेकेंड, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत आएगा, 3 नंबर नहीं आएगा, 3 नंबर नहीं आएगा। हाइड्रो पावर प्लांट है, गैस आधारित प्लांट है, थर्मल प्लांट है, 1 2 4, वैसे भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन जरूर आएगा यहां से। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, आज 40 क्वेश्चन तो कम से कम करें ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवई सुपर क्रिटिकल, कवई के बारे में बताने में बता दीजिए। कवई कहां पर है? 12 जिले में, बिल्कुल सही है। राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट भी निजी क्षेत्र में कवई 12 वाला है। इस प्लांट से 1320 मेगावाट कुल उत्पादन क्षमता है, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों कथन सत्य है, जो हमें किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है? अडानी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट हो जाएगा। 2 इकाइयां इसमें हैं, 660 की 2 इकाइयां हैं, 2 से गुणा करोगे तो 1320 मेगावाट क्या आ जाएगा? इसका कुल उत्पादन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र 3rd ग्रेड मैथ साइंस में क्वेश्चन आया था। सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है, बिल्कुल सही है। राज्य भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र अविकानगर में, गलत है क्योंकि राज्य नहीं, यहां पर क्या आना चाहिए था? केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र आना चाहिए था, गलत हो गया। फिर देखिए राष्ट्र उस्त्र अनुसंधान केंद्र नापासर बीकानेर में नहीं है, तो कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में, तो यह भी गलत हो जाएगा। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र रामसर नहीं, रामसर में तो बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है, तो यहां पर भैंस की बात करें तो वल्लभनगर आ जाएगा, वल्लभनगर आएगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल आपसे एक ही पूछेगा, यहां पर तो आपको एक साथ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र कहां पर? सूरतगढ़ गंगानगर में। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में। राज्य भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर में। राष्ट्रीय उस्त्र अनुसंधान केंद्र जोहड़बड़ बीकानेर में। कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान, और सबसे ज्यादा यहीं पर तो है कुक्कुट है, तो अजमेर आ जाएगा। गाय अभ्यारण्य नापासर बीकानेर में, और भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुम्मिलित है? सही सुम्मिलित बताना है। एक तरफ नस्ल है, दूसरी तरफ पशु दे रखा है। खेरी भेड़ की है, बिल्कुल सही है। लोही भेड़ की है, यहां पर गाय दे रखा है, तो गलत हो गया। नाचना ऊंट की नस्ल है, यहां पर बकरी की देर की, गलत हो गया। सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है, यहां भैंस की देर की, गलत हो गया। तो यहां पर केवल और केवल ए सही सुम्मिलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? ये लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था किसमें? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से दोस्तों अब याद क्यों नहीं आ रहा, पूछा जरूर गया। अब 4th ग्रेड में तो ऐसा ही पूछा गया था, घड़ियाल के लिए सवाई माधोपुर वाला पूछा गया था वैसे तो। और यहां पर क्या आ जाएगा? घड़ियाल मगरमच्छ प्रजाति संरक्षित के लिए बीड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो चंबल अभ्यारण्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। जयसमंद अभ्यारण्य सलुम्बर में है, केला देवी करौली में है, शेरगढ़ 12 में है, चंबल कोटा 12 कोटा बूंदी सवाई माधोपुर इस क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये लीजिए, हमें क्या करना है, मिलान करना है। किसका मिलान करना है, एक तरफ हमें अभ्यारण्य दे रखे, दूसरी तरफ उनके जिले दे रखे। बंद बेराठा भरतपुर में, रामसागर वन विहार धौलपुर में, शेरगढ़ बारा में है, और यहां पर रामगढ़ विषधारी बूंदी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, फिर आया हमारा 4, फिर आया हमारा 3, और उसके बाद आया 1। 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए सारे दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये देखिए दोस्तों आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर कितने राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं, रण के द्वार बोले तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, 3 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखिए सूखा एवं संभावित क्षेत्र DPAP का आरंभ राजस्थान में किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1974-75 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पशु परीक्षण के एग्जाम में सबसे ज्यादा वोकाल, जी हाँ दोस्तों, एक तो वो लू वाला क्वेश्चन, एक प्यार विद्यार्थियों मरुस्थलीकरण वाले क्वेश्चन ने, और एक प्यार विद्यार्थियों किसने, पगड़ी वाले क्वेश्चन ने। एकदम खतरनाक, कहते हैं ना वोकाल देखना है तो उसका देखिए, नहीं इन क्वेश्चनों का देखिए आप तो वोकाल। मरुस्थलीकरण जलवायु है दोस्तों, कम वनस्पति है, जनसंख्या वृद्धि है, नियंत्रित पशुचारण है, सूखा भी है, सारे के सारे आ जाएंगे। यानी यहां पर आएगा हमारा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दे रखा है, में यहां पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मरुस्थलीकरण रोकने में सहायक नहीं है, तो रेतीली व क्षारीय बंजर भूमि का उपयोग ना किया जाए। ये क्या बात आ गई दोस्तों, ये तो आ ही जाएगा, तो नहीं है तो यही हो जाएगा, नहीं है तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी क्या है, इसके सहायक हैं। जैसे वनों का संरक्षण करेंगे तो यहां पर क्या होगा, मरुस्थलीकरण रुकेगा, नए चारागार क्षेत्र का विकास किया जाएगा, अरावली क्षेत्र में हरी सुरक्षा पट्टियों का विकसित किया जाएगा, ये आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, और कर दीजिए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमलित है, हॉर्टिकल्चर बागवानी बिल्कुल सही है, ओलवीकल्चर जैतून कृषि बिल्कुल सही है, सेरीकल्चर है सेरी सब्जी कोनी जी, मार तो रेशम उत्पादन आओगो, क्या आओगो, रेशम उत्पादन आओगो गुरुदेव, यहां पर है श्रीमान, ऑप्शन नंबर सी। कटप्पा बोले तो असुमलित है, देर का पोमोलॉजी फल उत्पादन बिल्कुल सही है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, यहां पर है सेरीकल्चर वाला हो जाएगा। यहां पर सारे देर के हैं, हॉर्टिकल्चर का मतलब बागवानी से होता है, ओलवीकल्चर से जैतून हो जाएगा, सिल्वीकल्चर से वनों की कृषि हो जाएगी, ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन है, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, पोमोलॉजी क्या हो जाएगा, फल उत्पादन हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। अब कमेंट करके आपको सबसे पहला कार्य क्या करना है, आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए तो बता देना है कमेंट करके। फिर आपसे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं वो कमेंट करके बताइएगा। फिर आपको कमेंट करना है कि क्लास कैसी लगी, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। दोस्तों कमेंट करते हो मोटिवेशन मिलता है, जरूर करना कमेंट, देखते हैं कितनों को अच्छी लगी है क्लास, ठीक है ना। लाइक शेयर कमेंट, कितने क्वेश्चन से हुए, और क्या रह गया दोस्तों, सब्सक्राइब। ओहो मेन कार्य तो रह गया हमारा, सब्सक्राइब कहते हैं ना, सब्सक्राइब वो कर लेना, कुछ भी कहो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और हाँ, पास में जो दबाया जाता है ना बेल आइकन, उसे जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूं आपको क्लास मिल जाए, अपनी तैयारी शानदार जानदार मजेदार तरीके से आप कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा नई उमंग नए मोटिवेशन के साथ, तब तक प्यारे साथियों जय हिंद जय भारत।